गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ विष्णु नमन और मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल लीगल फेबल पर स्वागत करता हूं। और मेरा आप लोगों से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि बिना लाइक एंड सब्सक्रिप्शन के ये फ्यूचर रेफरेंस में कंटिन्यूस हो सकता है, पॉसिबल ना हो। हालांकि ऐसा मेरा इंटेंशन नहीं है। मैं आप लोगों से बस ये चाह रहा, जैसे आप कहीं भी पेड बुक लेते हैं या कोचिंग्स लेते हैं तो उस कोचिंग्स में हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक फीस देते हैं। तो आप लोग के लिए मेरी फीस जो है वो सिर्फ सब्सक्रिप्शन है और लाइक एंड शेयरिंग है, क्योंकि एवरीथिंग इज अल्टीमेट गोल ऑफ एवरीथिंग इज दी अर्थ या इकोनॉमी, हम जैसा कि जान ही रहे हैं। अब हम लोग अपना आर्टिकल 14 आज पढ़ने वाले हैं, जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? इट टॉक्स अबाउट द इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। देयर आर टू टर्मिनोलॉजीज यूज्ड। इससे पहले सबसे पहले हम ये जैसे कि आप लोग हमारा जो हेडिंग देख रहे हैं, आर्टिकल 14 हमने लिख के रखा है और ये बेयर प्रोविजन है। ये बेयर प्रोविजन है। तो क्या कहता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14? द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो हम अंडरलाइन कर सकते हैं अपने बेरक में। आप लोग भी अंडरलाइन कीजिए। पहला, टू एनी पर्सन, मतलब द राइट दैट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 14, इक्वलिटी का राइट ये हर व्यक्ति को मिला है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नेशनलिटी ना, चाहे वो इंडिया का हो या आउट ऑफ इंडिया का हो। यदि वो इंडिया में है तो हम उसको इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वलिटी सुनिश्चित कराएंगे। अब इसके बाद दूसरा वर्ड है इक्वलिटी बिफोर द लॉ और तीसरा वर्ड है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो क्या रीजन रहा होगा हमारे लेजिस्लेचर का कि हमने ये दो चीजों को एक्सेप्ट कर लिया ना, एक इक्वलिटी बिफोर द लॉ और दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो इस पे अभी हम लेक्चर पे आ रहे हैं आगे। हम आपको बता दें कि ये जो हमारा इक्वलिटी बिफोर द लॉ का कॉन्सेप्ट है ये इंग्लैंड का कॉन्सेप्ट है, और जो दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज का कॉन्सेप्ट है ये यूएस कॉन्सेप्ट है। ठीक है, दो चीज। पहला वाला इक्वलिटी बिफोर द लॉ ये इंडियन को ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है और ये यूएस कॉन्सेप्ट है। अब ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट इक्वलिटी बिफोर द लॉ जो है ये ओरिजिनेट हुआ कहां से? रूल ऑफ लॉ से। ठीक है, और ये जो रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल है आप सभी लोग जानते होंगे एक लाइन में कि एविडाइसी एविडाइसी एविडाइसी, यही आप लोग रट के बैठे हुए होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही पूछता भी है कि हु प्रोपाउंडेड दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव की फ्रॉम विच कंट्री दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल हैज बीन ओरिजिनेटेड। ये दो चीजें आप लोग रट के बैठे हैं, बट बिफोर memorizing this particular word we can say कि we would like to go in the history of this particular rule of law। तो ये हेनरी डी बैक्टन एक जज थे। ठीक है, he was a judge and he was judge in the kingship of Henry III। ठीक है, he was judge in the kingship of Henry III and he pronounced a judgment under which judgment he stated that कि उसमें क्या कहा उन्होंने कि जो हमारा किंग है, किंग भी है तो देयर इज अ रूल ऑफ लॉ, दैट्स व्हाई ही इज अ किंग। ही इज नॉट अ किंग जस्ट बिकॉज ही इज मैसेंजर ऑफ गॉड। जैसा कि हम लोग प्रिंसिपल पढ़ते हैं कि राजा क्या है? राजा मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं है। उन्होंने कहा कि राजा जो किंग है ही इज द किंग जस्ट बिकॉज देयर इज अ प्रिंसिपल दैट इज नोन एज रूल ऑफ लॉ, क्योंकि वहां पे रूल ऑफ लॉ का शासन है, इसलिए प्रिंसिपल जो हमारा किंग है वो किंग बन पाया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ओरिजिनेट यहाँ से होता है। उसके बाद हम हेनरी डी ब्रैक्टन के बाद हम कह सकते हैं दूसरा जो जूरिस्ट हमारे हैं सर एडवर्ड कोक, जो हम कह सकते हैं कि ही इज द ओरिजिनेटर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल। जो हमने लिख के भी रखा है, देखिए ये है ना, ये दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे हमने इनका नाम लिखा, दूसरे नंबर पे इनका, और तीसरे नंबर पे जो एवी डायसी साहब हैं जिन्होंने इसको सिस्टमैटिकली डेवलप किया। क्योंकि हम लोग सिस्टमैटिकली डेवलपमेंट डायसी साहब ने किया था, इसीलिए हम लोग डायसी साहब का नाम पढ़ते हैं। एडवर्ड कोक ने इस प्रिंसिपल को सबसे पहले ओरिजिनेट किया था और इस ओरिजिनेशन के बाद उन्होंने भी कहा कि
द रूल ऑफ लॉ इज द ओनली अल्टीमेट रूलर या अल्टीमेट प्रोपाउंडर जो सिस्टमैटिक इस्टेब्लिशमेंट करता है गवर्नमेंट की, ठीक है। उसके बाद तीसरे पे हमारे आते हैं एवी डायसी, इन्होंने 3 प्रिंसिपल्स दिया। इन 3 प्रिंसिपल को हम पढ़ेंगे। ये बुक इनकी थी लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस बुक का नाम आप लोग नोट कर लीजिए, द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे एवी डायसी साहब की बुक है और ये आई थी 1885 में। इस बुक में इन्होंने क्या कहा कि देयर आर 3 प्रिंसिपल्स ऑफ रूल ऑफ लॉ, ठीक है। क्या? पहला कि देयर शुड बी अ सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, दूसरा कहा देयर शुड बी इक्वलिटी बिफोर लॉ, और तीसरा कहा कि प्रीडोमिनेंस, ये पी है ना, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। मतलब कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ मतलब कि द किंग इज द सुप्रीम ऑफ अथॉरिटी ऑफ द इंडिया, इंडिया नहीं किसी भी कंट्री का, द किंग इज द सुप्रीम अथॉरिटी। किंग, और वो किंग कौन होगा? वो लॉ होगी, वो रूल ऑफ लॉ किंग होगी। किंग जो एक्चुअल हमने इस्टेब्लिश किया है वो तो केवल एक मोहरा है, वो एक्चुअल किंग नहीं है। एक्चुअल किंग क्या है? रूल ऑफ लॉ। इसका मतलब कि जो सुप्रीम अथॉरिटी होगी वही से सब रूल होगा, किंग भी और जनरल पीपल ऑफ द दैट पर्टिकुलर स्टेट। मतलब हम मान लीजिए सामान्य नागरिक हैं, आप सामान्य नागरिक हैं, आप भी उसी प्रिंसिपल से लागू होंगे, रूल होंगे, और जो हमारा किंग है वो भी उसी प्रिंसिपल से लागू होगा। तो अगर ऐसा होता कि किंग के लिए अलग लॉ होता, हाँ, और जनरल पब्लिक के लिए अलग लॉ होता, तो वहां पे हम लोग ये प्रिंसिपल नहीं कह सकते थे कि सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ है। दूसरा कहता है कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ, लॉ विल बी ट्रीटिंग एवरी पर्सन हूसोएवर मे बी इक्वली, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर द लॉ का मतलब आप सभी लोग जो एक जैसे हैं को एक जैसा ही ट्रीट किया जाएगा, इक्वली ट्रीट किया जाएगा बाय द स्टेट। और जो तीसरा प्रिंसिपल है हमारा प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, ये हमारे इंडिया में नहीं एप्लीकेबल होता है। क्यों नहीं एप्लीकेबल होता है? क्योंकि इन इंडियन सिचुएशन जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमारा जो राइट्स ओरिजिनेट होता है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से होता है। हमारा जो राइट्स ओरिजिनेट हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन से हो रहा है, बट इन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कि हम जान रहे हैं वहां पे जो राइट्स ओरिजिनेट हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं ओरिजिनेट हो रहा है, वहां पे कुछ राइट्स हैं, दैट्स वाई उस राइट्स से कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है या वहां का जो लेजिस्लेशन बन रहा है। तो हमारे यहाँ का डिफरेंस कितना अंतर है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन से अपने राइट को पा रहे हैं कि कुछ स्पेसिफिक जो राइट्स उसमें हमको मेंशन्ड है, दैट राइट्स आर ओनली गिवन टू अस, बट इन ब्रिटिश सिचुएशन देयर इज अ डिफरेंट सिचुएशन। तो ये चीजें 3 हो गई। इसके बाद हम जान गए कि हमारा जो रूल ऑफ लॉ है उसको डेवलप करने में 3 जूरिस्ट हैं। पहला हेनरी डी ब्रैक्टन साहब हैं, दूसरे जूरिस्ट हैं हमारे एडवर्ड कोक साहब हैं, और तीसरे जूरिस्ट जो है हमारे एवी डायसी जी हैं, जिन्होंने 1885 में ये बुक लिखी द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस बुक का पूरा नाम था इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और इस बुक में 3 प्रिंसिपल दिया, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ एंड प्रीडोमिनेंस ऑफ द लीगल स्पिरिट, ठीक है। अब ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। पहला वर्ड जो हमारा था इसमें क्या? इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ये हो गया क्लियर। एनी पर्सन तो हमने पहले ही बताया कि एनी पर्सन मीन्स अ पर्सन whether he is a citizen of India or he is not a citizen of India, both will be entitled to the right of equality provided under Article 14, ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा वर्ड जो हमने अंडरलाइन किया है द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आर्टिकल 14 में प्रोवाइडेड है। इक्वल प्रोटेक्शन का मतलब क्या? क्या चीज हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना? जैसा कि हम वर्ड देख रहे होंगे ना, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब क्या? संरक्षण। इसका हिंदी टर्मिनोलॉजी जो फ्रेज यूज हुआ है उसका नाम है विधियों का समान संरक्षण। तो समान संरक्षण का मतलब क्या? कि इट मीन्स द इक्वल्स विल बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स विल बी ट्रीटेड अनइक्वली। मतलब सपोज करिए कि देयर आर पर्सन्स, ये कुछ लोग हैं, ये ABCD 4
व्यक्ति हैं जिनकी हाइट डिफरेंट आप देख पा रहे हैं, ए की हाइट है, ये बी की हाइट है, ये सी की हाइट है और डी की हाइट है। हमने क्या कर दिया, इन चारों ही व्यक्तियों से रेस लगवाई है और रेस में क्या हम ये कह सकते हैं कि ये चारों व्यक्ति उस रेस में जीत पाएंगे या क्या उनका कोई बराबरी है? देयर इज नो रीजनेबल, जो अभी आप आगे चल के पढ़ेंगे, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया वर्ड यूज हुआ है ना, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया मतलब दैट डिफरेंस शुड बी द डिफरेंस दैट इज क्रिएटेड बाय लॉ शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द सम इंटेलिजेंस ना, कुछ उसकी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होनी चाहिए, कुछ स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए जिससे हम जस्टिफाई कर सकें उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को। ठीक है, तो ये जो चार व्यक्ति हैं, ये चार व्यक्ति अगर रनिंग करेंगे तो ऑब्वियस है कि जो सबसे ज्यादा हाइट का होगा, क्योंकि उसके पैर लंबे होंगे तो वो ज्यादा तेजी से भागेगा। जो छोटा व्यक्ति होगा उसके पैर छोटे होंगे तो वो छोटी हाइट का होगा और वो ज्यादा समय में दौड़ पाएगा, वो उतनी इक्वल तरीके से नहीं होगा। तो चूंकि ये फेयर कंपटीशन नहीं होगा ना, दिस इज नॉट अ फेयर कंपटीशन। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ फेयर कंपटीशन का मतलब कि अब जब फेयर कंपटीशन ही नहीं है तो हम रिजल्ट को कैसे मान सकते हैं कि इसमें फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन। ठीक है, तो राज्य, इट इज द लायबिलिटी ऑफ स्टेट टू फाइंड आउट हु आर द हायर क्लास, हु आर द लोअर क्लास, हु आर द वेकर सेक्शन, हु आर द हायर सेक्शन। तो इन सभी को सबसे पहले राज्य फाइंड आउट करेगा एंड आफ्टर फाइंडिंग देम आउट द स्टेट विल ट्राई टू create a society under which all the persons of all society will be treated in accordance with their need and circumstances। इसका एग्जांपल जैसे हम समझाते हैं, हमारी सोसाइटी में देयर आर डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस, देयर इज कास्ट सिस्टम ना, कुछ लोग अपर क्लास सोसाइटी से आते हैं, कुछ लोग लोअर कास्ट सोसाइटी से आते हैं, कुछ लोग, इसका एक एग्जांपल जैसे हमने SC ST को अलग रिजर्वेशन दिया है, ओबीसी को अलग रिजर्वेशन दिया है, माइनॉरिटीज को अलग रिजर्वेशन, ये क्यों दिया है? आर्टिकल 14 तो सीधे सीधे कह रहा कि हम इक्वलिटी करेंगे, बराबरी करेंगे, और हम एक को रिजर्वेशन दे रहे हैं, एक को रिजर्वेशन नहीं दे रहे। तो इज देयर एनी कंट्रावेंशन इन आर्टिकल 14 इटसेल्फ? नहीं, इसका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम कंट्रावेंशन की बात नहीं कर रहे हैं, कंट्रावेंशन है ही नहीं आर्टिकल 14 में। ये जो इक्वल प्रोटेक्शन बात कर रहा है, अगर जो व्यक्ति कमजोर है, सपोज करिए कि जो व्यक्ति इस हाइट का है ना, जो व्यक्ति इस हाइट का, क्या दोनों की रेस बराबर हो सकती है? नहीं। तो इसको, इसके बराबर करने के लिए हमको कुछ स्पेसिफिक ऐड देना होगा इस व्यक्ति को, या तो इसको टाइम ज्यादा देना होगा, या तो इसको रिसोर्सेज ज्यादा देने होंगे, किसी भी मेजर्स में। इसी तरह से हम अपनी सोसाइटी में जब बात करें तो जो लोअर सेक्शन का व्यक्ति, एक व्यक्ति जिसको बचपन से इंग्लिश मीडियम टॉप क्लास के स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, जिसको सारी चीजें पहले से ही है, जिसका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि वो पहले से ही है अपने आप को हम अपर क्लास कह सकते हैं कि वो अपर क्लास से बिलोंग करता है। और एक व्यक्ति है जो, जिसके माता पिता दोनों जो है क्या है, मजदूर है, और वो व्यक्ति एक कॉमन सी एजुकेशन भी हायर नहीं कर पा रहा है, नहीं उसके फादर्स या उसके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, एक नॉर्मल सी भी एजुकेशन नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो हाउ दैट पर्टिकुलर पर्सन कैन बी सेम टू दैट पर्सन ऑफ हायर क्लास? कभी नहीं हो सकता। जो लोअर क्लास का होगा उसके टैलेंट में जरूर डिफरेंस होगा इन कंपैरिजन टू दैट पर्सन ऑफ हायर क्लास। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट विद इन द टर्मिनोलॉजी दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन, कि राज्य कुछ ऐसी विधियां बनाएगा, स्टेट विल मेक सम लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दोज वीकर सेक्शन ना, जो हमारे यहाँ का वीकर सेक्शन है उसके प्रोटेक्शन के लिए स्टेट विधि बनाएगा, और उस प्रोटेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए ही हमने ये टर्मिनोलॉजी एक्वायर किया है। कहां से? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। लिख देते हैं इसको, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्टीन्थ अमेंडमेंट था ये, ठीक है, 14th अमेंडमेंट। अमेरिका का 14वां संविधान संशोधन के द्वारा हमारे अमेरिका में ये चीज एक्सेप्ट किया था, क्या? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। और इस इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज को हमने अपने संविधान में जगह दी है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज को हमने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की कि जो हमारा गरीब वर्ग है, जो अपर क्लास है, लोअर क्लास है,
जो लोअर क्लास है उसको अपर क्लास को बनाने के लिए हमारा स्टेट क्या करेगा, कुछ प्रोटेक्शन देगा। जैसे उसकी हम देखते हैं, जैसे जो हमारा लोअर क्लास में कौन कौन से लोग आते हैं, एक तो जनरल सोसाइटी में, दूसरी चीज जैसे हमारा कास्ट सिस्टम हो गया, दूसरी चीज क्या है, दूसरी लोअर क्लास में हमारा जैसे विमेंस है, विमेंस की जो कैपेसिटी है, फिजिकल उनका स्ट्रक्चर है, दैट इज हम कह सकते हैं कि वो थोड़ा कमजोर सेक्शन में आती हैं इन कंपेरिजन टू मेल्स। तो हम विमेंस के प्रोटेक्शन के लिए भी हमारा संविधान आर्टिकल 15(3) में बात कर रहा है ना, कि हम स्पेशल प्रोविजन बनाएंगे फॉर विमेंस एंड चिल्ड्रंस, और हमारा जो वीकर सेक्शन है उसको भी हमने रिजर्वेशन दिया है फॉर इसी टर्मिनोलॉजी को, इसी गोल को अचीव करने के लिए हमने ये सारे प्रोविजन बनाए हैं। अब आते हैं हम हैं और एक और बात, हमारा जो स्टेट को जैसा हम देखते हैं आर्टिकल 361 में कुछ प्रिविलेजेस हैं गवर्नर एंड प्रेसिडेंट को, उन प्रिविलेज को हम एक्सेप्शन मानेंगे, ठीक है। और यदि हमको उनके ऊपर कोई केस चलाना होगा ड्यूरिंग द टर्म ऑफ हिज ऑफिस, तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, जब वो अपनी ऑफिस को लीव करेंगे तो हम कर सकते हैं, ठीक है, वो अलग मैटर है, एक्सेप्शन मान के चलते हैं अभी फिलहाल। अब हम लोग आते हैं केसेस पे, कौन से ऐसे केसेस हैं जिससे हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। तो हमारा पहला केस है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेज अनवर अली सरकार 1952। पहला केस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेज अनवर अली सरकार 1952, 1952 का केस, पहला केस। इसमें रीजनेबल टेस्ट डिसाइड किया स्टेट ने, अरे सॉरी ऑनरेबल कोर्ट ने, क्या, ठीक है, क्या करने के लिए, टू फाइंड आउट द रीजनेबल क्लासिफिकेशन ना। वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन कैसा होगा, किस चीज के बेस पे होगा, तो वो दो चीज थी। पहला इंटेलिजिबल डिफरेंसिया, मतलब देयर शुड बी इंटेलिजेंट डिफरेंस ना, और वो डिफरेंस कैसा होना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ सम इंटेलिजेंस ना। इंटेलिजेंस का मतलब कुछ रीजनेबल सेटिस्फैक्टरी रीजन होना चाहिए जिसकी वजह से हमने डिफरेंस किया है ना। एक वर्ग को दूसरे वर्ग से हमने जो समझा है अलग, उसको क्यों समझा है, उसमें कुछ रिलेशनशिप होना चाहिए, ये और ये हो गया। और दूसरा ठीक है, एंड द देयर शुड बी अ रीजनेबल रेशनल नेक्सस ना। ये जो डिफरेंस हम कर रहे हैं, जिस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो डिफरेंस हम कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव जो है वो भी रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है। पहली चीज कि देयर शुड बी इंटेलिजिबल डिफरेंसिया, मतलब वो जो डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेज हमने माना सोसाइटी में, उस क्लासेज को किसी पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी जो हम कह सकते हैं क्या है, उसको डिफरेंस क्रिएट करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स होगी, कुछ पर्टिकुलर रीजन होगा, सेटिस्फैक्टरी रीजन होना चाहिए जो ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस हो, ठीक है, पहली चीज। और वो जो ऑब्जेक्ट हमने ऑब्जेक्ट टू बी अचीव्ड, जो ऑब्जेक्ट टू बी अचीव्ड है, ये करने के द्वारा मतलब इंटेलिजिबल डिफरेंसिया जो हम कर रहे हैं उसके द्वारा जो हम ऑब्जेक्ट अचीव करना चाहते हैं, वो ऑब्जेक्ट पाने के लिए जो रीजन एक्सेप्ट किया जा रहा है उसमें एक इंटर रिलेशनशिप होना चाहिए, और इंटर रिलेशनशिप जो है वो रीजनेबल होना चाहिए। ये किस केस में बताया गया, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेज अनवर अली सरकार, ये हमारे आर्टिकल 14 का सबसे इंपॉर्टेंट केस, हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं दूसरा केस, रामकृष्ण डालमिया वर्सेस जस्टिस तेंदुलकर 1958।
लिख देते हैं, पहला केस और दूसरा केस। ठीक है, रामकृष्ण डालमिया वर्सेस जस्टिस, सॉरी, रामकृष्ण डालमिया वर्सेस जस्टिस तेंदुलकर। इसमें क्या कहा कि आर्टिकल 14, आर्टिकल का शॉर्ट है आर्टिकल 14 प्रोहिबिट्स क्लास लेजिस्लेशन। ठीक है, आर्टिकल 14 प्रोहिबिट्स क्लास लेजिस्लेशन बट परमिट्स रीजनेबल क्लासिफिकेशन। ठीक है, दो चीज है इसमें। पहला क्लास लेजिस्लेशन और दूसरा रीजनेबल क्लासिफिकेशन। ये है और ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन। क्लास लेजिस्लेशन क्या होता है और रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या होता है? तो क्लास लेजिस्लेशन मतलब ए लेजिस्लेशन दैट इज क्रिएटिंग अ क्लास इन द सोसाइटी, और हम उस क्लास को विदाउट एनी रीजनेबल रीजन क्या कर रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक राइट्स दे रहे हैं। दैट आर जो स्पेसिफिक राइट्स दिया जा रहा है, जो प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, दैट इज विदाउट एनी रीजनेबल रीजन। तो इस रीजनेबल रीजन के बिना जो हमने क्लास क्रिएट किया, इस क्लास क्लासिफिकेशन को इस केस में कहा कि ये आर्टिकल 14 मना कर देता है। आर्टिकल 14 इसके लिए अलाउंस नहीं देता है, अलाउ नहीं करता, परमिशन नहीं करता है। ठीक है, पहली चीज कि क्लास लेजिस्लेशन हमने फॉरबिड कर दिया। दूसरी चीज हमने क्या अलाउ किया, रीजनेबल क्लासिफिकेशन। रीजनेबल क्लासिफिकेशन मतलब द क्लासिफिकेशन शुड बी बेस्ड ऑन द सम रीजनेबल रीजन, और वो रीजनेबल रीजन कैसा होगा, that should be just fair and reasonable. It was held in further case। कौन केस आप जानते ही होंगे, हमारा मेनका गांधी का केस था, जस्ट फेयर एंड रीजनेबल। इसको आप लोग एक बार लिख लीजिए, अरे सॉरी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम फर्दर केस लिखते हैं, क्योंकि अभी जो है जगह नहीं बची है। ठीक है, तो ये दो केसेज हो गए हमारे। उसके बाद तीसरा केस है, इसको हम रब कर दे रहे हैं कहां से, यहां से, ये अनवर अली सरकार का केस और ये दूसरा केस। ठीक है, ये हमारा तीसरा केस है, ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1973। ठीक है, इसमें क्या कहा, इसमें सॉरी ये क्या, किस टॉपिक में हम इसको पढ़ रहे हैं, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस इसमें इवॉल्व हुआ है। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ arbitrariness, the action of the administrative officer as well as the government should not be arbitrary। ना, मनमाना पूर्ण नहीं होना चाहिए। मनमाना पूर्ण का मतलब should not be without any reasonable reason, या हम कह सकते हैं जैसा हमने पढ़ा है मॉन्टेस्क्यू वाला प्रिंसिपल, क्या कि पावर करप्ट्स द मैन, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, कि जब हमारे पास देयर इज नो चेक एंड बैलेंस
टू एग्जामिन व्हाट आई एम एक्टिंग, हाउ आई एम एक्टिंग ना, जब मैं कैसे फंक्शन कर रहा हूँ, किस रीजन पे फंक्शन कर रहा हूँ, तो अगर इसके पीछे कोई हमारे चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो हम, ये चांसेस हैं कि वी विल बी करप्ट, वी विल अडॉप्ट करप्ट प्रैक्टिसेस। तो ये आर्बिट्रेरीनेस नहीं होना चाहिए ना, किसी भी जो डिसीजन है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है, इसमें आर्बिट्रेरीनेस नहीं होना चाहिए। इसमें क्या कहा कि आर्बिट्रेरीनेस इज द ठीक है, क्या कहा कि ये कहा कि आर्बिट्रेरीनेस इज द एंटीथीसिस ऑफ इक्वलिटी। एंटीथीसिस का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट या विरोध में है, ठीक है। मतलब आर्बिट्रेरीनेस इज द एंटीथीसिस ऑफ इक्वलिटी, मतलब जब भी आर्बिट्रेरीनेस आ जाएगा तो ये हमेशा इक्वलिटी को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, इक्वलिटी को खत्म कर देगा, ठीक है। तो ये चीज हमको ध्यान देना है। इसके बाद हमारा अगला केस है, अच्छा हाँ, इस केस को डेवलप होने के बाद अभी तक हमने क्या देखा था कि हमारा जो आर्टिकल 14 में रूल ऑफ लॉ था वो सिर्फ रूल ऑफ लॉ था। अब हमारे रूल ऑफ लॉ के साथ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी इन्वॉल्व हो गया। अब हम रूल ऑफ लॉ प्लस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहेंगे। मतलब अब हमारा जो आर्टिकल 14 है और भी ज्यादा सेटिस्फैक्टरी हो गया, और भी चांसेस कम हो गए किसका चीज क्या करने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए ना। तो डिस्क्रिमिनेशन अब और भी मना किया गया या अब नहीं किया जा सकता है। अगला केस हमारा इंपॉर्टेंट जो है, चौथा केस, दैट इज ठीक है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। इस केस में क्या किया, कहा था कि द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन शुड बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। तीन टर्मिनोलॉजी यूज किया था, जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल ना। तो हमने अभी तक पढ़ा ही था कि रीजनेबलनेस तो हम पढ़ ही रहे थे कि आर्टिकल 14 में होना चाहिए। अब दो चीजें और मिल गई हमको, जस्ट होना चाहिए, जस्ट मतलब इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, और फेयर का मतलब भी देयर शुड नॉट बी वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हमारा क्या कहता है कि इसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में आप लोग जानते होंगे दो चीजें, दो लैटिन मैक्सिम है कि पहला ऑडी अल्ट्रम पार्टम और दूसरा नेमो जुडेक्स इन काजा सुआ। ऑडी अल्ट्रम पार्टम का मतलब हियर द अदर पार्टी, या नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, मतलब किसी भी व्यक्ति को हम बिना सुने सजा नहीं कर सकते हैं, दंडित नहीं कर सकते हैं। दूसरा न्यूमे जुडिक्स इन काजा सुआ का मतलब किसी भी व्यक्ति को अपने ही मामले में जज बनने का अधिकार नहीं है। यदि जज हो जाएगा तो डेफिनेट है ये बात कि वो हमेशा करप्ट प्रैक्टिसेस अपनाएगा, और करप्ट प्रैक्टिसेस से क्या करेगा, हमेशा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस या आर्टिकल 14 का हमेशा वायलेशन करेगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना इंटरेस्ट ही पहले, प्राइमरली फोकस उसका यही होता है कि हम अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। अब हमारा अगला केस है मेनका गांधी में क्या बताया, जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। नेक्स्ट हमारा केस है एयर इंडिया वर्सेस नरगेस मिर्जा 1978। एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा 1978। ये केस में एयर हॉस्टेसेस को, एयर इंडिया का एक रूल था कि कोई भी हॉस्टेस, एयर हॉस्टेस अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सी विल बी टर्मिनेटेड फ्रॉम द जॉब। तो ये पर्टिकुलर क्लॉज जो था कि किसी भी महिला को आप प्रेगनेंसी के समय उसकी जॉब से क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। ये क्या माना गया कि इट इज एन आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब ये एयर इंडिया, ये एयर इंडिया का आर्बिट्रेरी एक्शन था, और इसको
अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए उस कॉन्स्टिट्यूशन को, अरे उस प्रोविजन को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, मतलब कहा कि आर्टिकल 14, 15, 16, आर्टिकल 21 ये सभी के अगेंस्ट है। आर्टिकल 14, 15, 16 एंड आर्टिकल 21 ये सभी के अगेंस्ट है हमारा ये जो प्रोविजन था कि किसी भी व्यक्ति महिला को जो प्रेग्नेंट है उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है, इसके बाद आप लोग एक और बात कि हमारे आर्टिकल 14 में बहुत ढेर सारे केसेस हैं, बहुत ढेर से, मतलब प्लेंटी ऑफ केसेस आर देयर। तो हम क्या करेंगे कि हम सारे केसेस को पढ़ना तो नहीं पॉसिबल है क्योंकि हम यूट्यूब में हैं और आप जान रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा केसेस पढ़ने का मतलब वीडियो ज्यादा लंबी और दैट विल बी क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर मी एज वेल एज यू टू। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट ही केसेस के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। ठीक है, उसके बाद और सारे केसेस आपको आप लोग बुक से पढ़ सकते हैं। जब इतना आप समझ जाएंगे या आप इतना ही आंसर जितना मैंने बताया आप किसी भी यूपीएससी के आंसर भी में लिखिएगा तो दैट विल नॉट बी लेस अप्रोप्रिएट, पूरी तरह से हम उसको अप्रोप्रिएट मानेंगे। ठीक है, अगला केस हमारा है इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। पांचवा हो गया। छठा केस इंडियन यंग वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये हमारा 2018 का केस है। 2018 का केस है जो इसमें हमारे सबरीमाला जजमेंट, आप लोग इसको सबरीमाला जजमेंट के नाम से भी जानते हैं। इस केस में क्या हुआ था एक्चुअल कि एक प्रैक्टिस थी, देयर वाज अ प्रैक्टिस दैट वाज प्रोहिबिटिंग फॉर वुमेन above the age of 10 years and below the age of 15 years they were not allowed to enter into the temple that is known as सबरीमाला टेम्पल। और इसमें लॉर्ड अयप्पा जो हमारे वहां के भगवान थे जिनकी पूजा की जाती थी और इस मंदिर में लॉर्ड अयप्पा जी के मंदिर में 10 से लेके 50 साल की उम्र की महिला को, जो मेंस्ट्रुएटिंग महिलाएं थी, उनको अलाउड नहीं किया था कि वो इंटर कर सकती थी उस मंदिर के प्रेमाइसेस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको 4:1 मेजोरिटी से क्या कर दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया इस प्रैक्टिस को कि दिस प्रैक्टिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, और आर्टिकल 14 के भी खिलाफ माना, आर्टिकल 21 के भी खिलाफ माना। लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें थी कि हमारी एक इसमें जज थी जो इम्पोर्टेंट नाम है जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जो हमारी डिसेंटिंग ओपिनियन जिन्होंने दिया था। इन्होंने क्या कहा कि हम धर्म के रिलीजियस प्रैक्टिस है इसलिए उसको इंटरफेयर नहीं करेंगे। और बेसिकली हम देख रहे हैं कि सी वाज हरसेल्फ अ वुमेन, क्योंकि वो महिला थी, महिला होते हुए भी उन्होंने महिलाओं के अगेंस्ट जजमेंट दिया। फिलहाल ये हमारा जजमेंट है। इसके बाद आर्टिकल 14 के आधार पे ये केस डिसाइड हुआ था। उसके बाद हमारा अगला केस है मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983। लिख देते हैं मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983। ये आप लोग बहुत जानते होंगे, बहुत लीडिंग केस है और प्री के एग्जामिनेशन में हमेशा पूछता है क्या कि अंडर विच केस द सेक्शन 303 ऑफ आईपीसी वाज हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, या कौन से केस में 303 हमारे आईपीसी का जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया था। हालांकि अब हमारा आईपीसी का 303 अब रहा ही नहीं, तो अब क्योंकि आईपीसी ही नहीं रहा तो 303 का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो ये हम जानते हैं कि मिट्ठू सिंह के केस में इसको डिक्लेयर कर दिया गया था। आईपीसी का 303 था क्या, तो दैट वाज रिलेटेड टू मैंडेटरी पनिशमेंट ऑफ कैपिटल पनिशमेंट फॉर द पर्सन हु वाज ऑलरेडी कन्विक्टेड फॉर द लाइफ इम्प्रिजनमेंट। जो व्यक्ति पहले से ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट में है वो उसको कैपिटल पनिशमेंट की, मैंडेटरी कैपिटल पनिशमेंट की बात करता था। मैंडेटरी कैपिटल पनिशमेंट का मतलब उसको मृत्युदंड ही दिया जाता।
तो इसको हम थोड़ा सा 2 मिनट में समझाने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे आर्टिकल 14 के खिलाफ था। हम जानते हैं कि इट इज अप टू जुडिशरी टू डिसाइड वेदर अ पर्सन शुड बी कन्विक्टेड और एक्विटेड, किसी को सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि कोई व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में मर्डर करता है, देयर आर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, दैट्स व्हाई द पावर ऑफ जुडिशियल डिस्क्रिशन हैज बीन गिवन टू जुडिशरी। क्योंकि अलग अलग परिस्थितियों में लोग क्राइम करते हैं, कुछ हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं, कुछ लोग प्रॉब्लम सिचुएशंस ऐसी आ जाती है, जैसे हमारा राइट ऑफ प्राइवेट, जब हम खुद अपनी जान बचाने के लिए हत्या कर रहे हैं या अपने किसी रिलेटिव की जान बचाने के लिए हत्या कर रहे हैं, दैट हत्या विल नॉट बी कंसिडर्ड एज हत्या, क्योंकि वहां पे हमने मजबूरी में हत्या की। तो यदि अगर हमने जुडिशरी से डिस्क्रिशन ही ले लिया कि वो अलाउ ही ना करे किसी जज को अपना माइंड अप्लाई करने के लिए, तो किसी भी व्यक्ति को अगर पनिश किया जाना है जुडिशरी के द्वारा तो कैसे पनिश करेगा? पहली चीज तो इसमें जुडिशियल डिस्क्रिशन लिया जा रहा है, और दूसरी चीज कि एक व्यक्ति जो सामान्य परिस्थितियों में उस क्राइम के लिए क्या किया जाता था, पनिश किया जाता था इन अकॉर्डेंस विद द जुडिशियल डिस्क्रिशन की। अगर वो उसको 7 साल की मान लीजिए पनिशमेंट देना चाहे, 14 साल की पनिशमेंट देना चाहे, ये जुडिशियल डिस्क्रिशन है। मान लीजिए सेम दुर्घटना जब वो दूसरा व्यक्ति करता है जो ऑलरेडी कन्विक्टेड है 303 के अकॉर्डिंग, तो उसको तो मर्डर कैपिटल पनिशमेंट मिल जाएगा। तो इस व्यक्ति के साथ कितनी इनइक्वालिटी हो रही है, क्योंकि हो सकता है कि उसने जो दूसरा मर्डर किया है उस मर्डर को करने में उसका कोई इंटेंशन नहीं था, दैट मर्डर वाज ओनली एन एक्सीडेंट, ऐसा हो सकता है। तो ऐसी एक्सीडेंटल मर्डर के लिए किसी भी व्यक्ति को आप कंपल्सरली जो है डेथ पेनाल्टी नहीं दे सकते। दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ आर्टिकल 14। हमको उम्मीद है कि अब ये आप लोगों को ये पर्टिकुलर केस समझ में आ गया होगा कि क्यों ये 303 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। फिर उसके बाद हमारा अगला केस है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये भी 2018 का केस है। अब चूंकि जगह नहीं बची है तो यहाँ हम एक छोटा सा बॉक्स बना के लिख देते हैं। 7 हो गया, यहाँ पे 8। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस 2018। ये बॉक्स बन गया, आप लोग समझ जाइएगा कि 7 के बाद 8 है, ठीक है। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस में क्या हुआ था कि इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन होमोसेक्सुअल्स वाज अलाउड कि ऑन द बेसिस ऑफ कि दैट द सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी दैट वाज रिलेटेड टू अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स दैट वाज प्रोहिबिटेड, या दैट वाज स्टेटेड कि ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ आर्टिकल 14 के खिलाफ है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है बिटवीन अ पर्सन हु इज, सपोज कि कोई व्यक्ति है हु इज हैविंग एन इंटरेस्ट, जैसे हम कह सकते हैं कि हमारा साइकोलॉजिकली स्ट्रक्चर कभी ऐसा होता है कि हम मेरा इंटरेस्ट उधर ही होता है, या हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि मेरा इंटरेस्ट उधर ही होता है। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या अभी जैसा एक क्रिकेटर का लड़का आप लोगों ने देखा होगा कि वो ही कन्वर्टेड हिमसेल्फ इनटू अ फीमेल ना। तो क्या हम किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पर डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं? तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नो, वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी पर्सन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ठीक है। इट इज अप टू हिम टू डिसाइड विथ हुम ही वांट्स टू लिव, ठीक है। हाँ, और एक और बात कि अभी जो हमारा बीएनएस आया है इसमें हमारा लेजिस्लेचर का एक डिफॉल्ट है कि ये 377 को हमारा खत्म ही कर दिया ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में 377 को पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा था। इट वाज स्टेटेड दैट कि ओनली सेम सेक्स इंटरकोर्स इज अलाउड, बट इट इज नॉट अलाउड पब्लिकली, पहली चीज। और दूसरी चीज कि अननेचुरल ऑफेंस को ऑफेंस रहने दिया था, जो नवतेज सिंह जौहर का केस था। बट इसमें क्या कहा कि अब बीएनएस में 377 हटा ही दिया है ना। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक मामला है, ये फिलहाल लेजिस्लेचर के हाथ में है। अब हम लोगों ने देखा कि हमने कितने केसेस पढ़े, तो सीरियल नंबर के हिसाब से हम देख पा रहे हैं कि हमने 8 केसेस पढ़े ना। तीसरा नंबर और 2 केस हमने पहले बताया था, उसको रब कर दिया था। और ईपी रोयप्पा केस, उसके बाद मेनका गांधी केस, उसके बाद AIR इंडिया, नारगेस मिर्जा, इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन,
फिर उसके बाद मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, उसके नेक्स्ट नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक, ये हमारे 8 केसेज हैं जो हमारे आर्टिकल 14 के हेड में हम पढ़ सकते हैं। इसके बाद बहुत डिफरेंट और भी केसेज आपको पढ़ने को मिल सकते हैं, आप लोग पढ़ भी सकते हैं, बट एज आई थिंक दिस इज अ कंप्लीट लेक्चर ऑन आर्टिकल 14 और यू कैन राइट दिस आंसर इवन इन यूपीएससी जो हमारे यहाँ का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, या एज वेल एज इन जुडिशियल एग्जाम्स या एलएलबी एलएलएम किसी भी एग्जाम्स में आप लोग ये आंसर लिख सकते हैं। दैट्स माय एक्सपेक्टेशन कि यू आर सेटिस्फाइड विथ माय लेक्चर ऑन आर्टिकल 14 और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप लोग क्या कीजिएगा, अब हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज आई एम वर्किंग हार्ड टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ कंटेंट। थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद।